नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है सर दोस्तों आपका हमारे सभी वीडियो पर। सभी जो भी हमने एमसीक्यूज डाले या फिर वीडियो डाले या फिर क्विक रिवीजन का कोई भी वीडियो डाला तो देख के लग भी रहा है कि आप काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करें दोस्तों। लास्ट 15 दिन बचे हैं और एक चीज़ याद रख लेना, इस 15 दिन में जो जी जान एक कर देगा उसकी नौकरी पक्की है। ठीक है? क्या होता है, कई बार उत्साह से लोग तैयारी शुरू में चालू बहुत अच्छी करते हैं और एग्जाम के आते आते तक कमजोर हो पड़ने लगते हैं, मनोबल टूटने लगता है। तो यही वो समय है कि आपको अपने मनोबल को बना के रखना है, आपको संयमित रखना है, आपको अपने मन को संयमित रखना है, अपने आप को थोड़ा सा समेट के रखना है ताकि आप अधिक से अधिक समय तैयारी में दे सके। ठीक है? जितना ताकत लगाना है अब आप लगा दो, क्योंकि 15 दिन बचा है और ये 15 दिन में तबाही रिवीजन करना है, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। आज अपन पढ़ाने जा रहे हैं आपको करंट अफेयर्स। आज से करंट अफेयर्स चालू कर रहे हैं। ठीक है? समसामयिकी बोलते हैं जिसको। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर्चित स्थल। अभी जो भी स्थल चर्चित हैं, जो थोड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, उनको पूरी तरह से समाहित करने की कोशिश की गई है। आगे अगर और भी कुछ आता है तो उसको भी हम जोड़ेंगे जरूर अपने करेंट अफेयर्स के क्लास में। करेंट अफेयर्स का भी वेटेज रहता है ठीक ठाक। कई बार करेंट अफेयर्स आपके सब्जेक्ट के थ्रू पूछ देगा। ठीक है? जैसे कोई नया संविधान संशोधन हुआ है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूछ देगा। ठीक है? उसके बाद कोई नया स्थापना हुआ है उसको भूगोल के अंदर पूछ देगा। तो आपके करेंट अफेयर्स सब्जेक्ट के अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। तो हमको पूरी तैयारी से जाना चाहिए। यही एक ऐसा टॉपिक है जो बनेगा तो पूरा सही बनेगा, नहीं बनता तो नहीं बनता। क्यों? इसमें तुक्का नहीं चलता, क्योंकि अगर आपको उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो तुक्का क्या मारोगे? कुछ ना कुछ तो सुना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को चालू करते हैं। ठीक है? अभी हमारे 2 मॉडल पेपर सेट अपन यूट्यूब में करा चुके हैं, जल्द ही तीसरा लाएंगे और चौथा भी लाएंगे। कोशिश करेंगे अधिक से अधिक मॉडल पेपर करा ले, कम से कम 5 तो अपन कराएंगे ही। ठीक है? तो वो जो मॉडल पेपर है दोस्तों, उनमें आपके क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज रिवीजन करने में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है? चलिए, जो चर्चित स्थल करेंट अफेयर्स 2025 पहला ही क्वेश्चन है। इसमें कैसे डिस्कशन होगा ये देखिएगा। देश का 98 नंबर का बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, देश के 98 नंबर का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है ना? तो आपको पता है मेरे दोस्तों 56वें नंबर का, ठीक है, 56वें नंबर का बना आपको क्या? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। आपको पता है ये लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर में है। ये 2800 वर्ग किलोमीटर में है और देश का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? ये बाघ अभ्यारण्य है ना? कौन सा? आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये 56वां हो गया। 57 कौन सा हुआ दोस्तों? 57 हुआ आपका रातापानी टाइगर रिजर्व। 58 कौन सा हुआ? 58 हुआ आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है? तो ये चीज याद करिएगा कि 58वें नंबर का है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, 57 नंबर का है रातापानी, 56वां नंबर का है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कहां? सूरजपुर कोरिया में। ठीक है? आपको पता है कि जो तमोर पिंगला आपका अभ्यारण्य है वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान में गुरु घासीदास सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नाम मध्य प्रदेश में क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना? ये 56वें नंबर में बना, ये 97, एक 98 नंबर पे बना।
ठीक है। और ये जो आपका गुरु घासीदास है ये क्या है, तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, 2800 वर्ग किलोमीटर में। देश में सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य, है ना, देश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व, बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, कौन से राज्य में है, एमपी में है। कौन से राज्य में है, एमपी में। एमपी में 9 टाइगर रिजर्व है, 9 टाइगर रिजर्व है, और बहुत ही जबरदस्त टाइगर रिजर्व है। एमपी को दोस्तों टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा शेर वहीं है। सबसे ज्यादा आपको शेर देखने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कहां मिलेगी, मध्य प्रदेश में ही मिलेगी, ठीक है। तो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। देश में सर्वाधिक 9 बाघ अभ्यारण्य यहां पे है, ठीक है। चलिए, तो पहला कौन, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आंसर बी। आंसर क्या होगा, आंसर बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। डिस्कशन हो गया। अब देखते हैं भारत के किन शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है ना। वेटलैंड स्थल नहीं बोल रहा है, सिटी बोल रहा है। वेटलैंड सिटी के रूप में किनको मान्यता मिली है। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि मतलब जो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जो दलदली क्षेत्र है, जहां पे पेड़ पौधे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जहां पे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, यही आर्द्र भूमि कहलाते हैं। आर्द्र भूमि का महत्व इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये आर्द्र भूमि जैव विविधता को संरक्षित करके रखती है, ठीक है। जैव विविधता के लिए आर्द्र भूमि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रामसर संधि के तहत ईरान में, ईरान या इराक, ईरान में, है ना, ठीक है, ईरान, ईरान में 1971 में रामसर संधि हुई थी। उसके तहत रामसर स्थलों को संरक्षित किया जा रहा है। स्थल अलग है, यहां सिटी की बात कर रहा है। तो वेटलैंड सिटी, भारत की पहली 2 वेटलैंड सिटी, एक क्या है, इंदौर, और दूसरी क्या है, उदयपुर। ऑप्शन होगा ए और बी। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये भारत की पहली वेटलैंड सिटी है, इंदौर और उदयपुर। इंदौर में को इंदौर में सिरपुर झीलों को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। इंदौर के सिरपुर झील को ऑलरेडी रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल चुकी है। और उदयपुर के चारों ओर बहुत सी झीलें हैं, इसीलिए इसको झीलों का नगर भी कहा जाता है, झीलों का नगर जैसा कहा जाता है, ठीक है, उदयपुर, है ना। तो ये दोनों क्या है, आपके वेटलैंड सिटी कौन से है, इंदौर और उदयपुर, भारत में पहले वेटलैंड सिटी। ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय बोल रहे हैं मतलब यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड क्या होते हैं, कॉलेज होते हैं। तो सहकारिता विश्वविद्यालय आपको पता होना चाहिए कहां, गुजरात। कहां, गुजरात, गुजरात के कहां, आनंद जिले में, कहां, आनंद में, जहां अमूल है। अब ये जो सहकारिता विश्वविद्यालय है इसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय, त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है। ये त्रिभुवन दास पटेल कौन थे, त्रिभुवन दास पटेल वो व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में क्या बना, जिनके नेतृत्व में बना कैरा, कैरा सहकारी दूध उत्पादन संघ मर्यादित, ठीक है। क्या, कैरा जिला, कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ, है ना, ये बना किसके नेतृत्व में, त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में। सहकारी संस्था बनी दूध उत्पादक किसानों के लिए, कहां, आनंद में, गुजरात के आनंद में। कब बना था ये, 14 दिसंबर 1946 को। और यही कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ का नाम बाद में क्या पड़ा, बाद में पड़ा अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का पुराना नाम कैरा जिला सहकारी दूध संघ मर्यादित है। इसकी स्थापना त्रिभुवन दास पटेल जी ने की थी 14 दिसंबर 1946 को। कब, 14 दिसंबर 1946 को। ये एक सहकारी संस्था थी जो दूध उत्पादक किसानों को शोषण से बचा रही थी, ठीक है, और उनको लाभ दिलाने के लिए काम कर रही थी। और इसी सहकारी दूध उत्पादन संस्था के तर्ज पर 1970 में क्या लाया गया, श्वेत क्रांति लाई गई, किसके, वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका सहकारी विश्वविद्यालय, ठीक, कहां, गुजरात के आनंद में, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज, है ना, स्थित है।
तो ये पंबन द्वीप को क्या बोलते हैं? रामेश्वरम द्वीप। पंबन द्वीप को क्या बोलते हैं? रामेश्वरम द्वीप, है ना। और ये रामेश्वरम द्वीप से ही क्या जुड़ा है? आपका आदम का पुल जुड़ा है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, ये पंबन द्वीप है कहां जी? पंबन द्वीप पूछता है रेलवे में, पंबन द्वीप कहां है? पंबन द्वीप है मन्नार की खाड़ी। कहां? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। आपसे पूछेगा पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी कहां है? तो ये कहां है? तमिलनाडु के नीचे, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, है ना। और यही मन्नार की खाड़ी में आपका क्या है? पंबन द्वीप है, ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि से ये पंबन द्वीप जाने के लिए नया ब्रिज बना है जो खुलता है। वो ब्रिज ऐसे बना हुआ है और ये ब्रिज बीच से खुल जाता है ताकि इसके बीच से हवाई पानी जहाज जा सके। तो ये ऑटोमेटिक लिफ्टिंग, ऑटोमेटिक खुलने वाला ब्रिज है, ठीक है। ऑटोमेटिक लिफ्टिंग ब्रिज है जिसका अभी मोदी जी ने कब? रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन क्या किया है? उद्घाटन किया है 6 अप्रैल को, है ना। बहुत आप पंबन ब्रिज, पंबन जो रेलवे जाती है, जो उसका ट्रैक देखोगे ना, समुद्र के बीच में रेल ट्रैक है और बीच से रेल चलती, दोनों तरफ कुछ नहीं है, खूब डरावना है ना। सबसे खतरनाक रेलवे में से वो एक है। वहीं पे अपना भी क्या बना है? पंबन ब्रिज बना है जो खुलता है, ठीक है। कहां है ये? तमिलनाडु में है। कहां है ये? तमिलनाडु में। ये पंबन द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए बना है, ठीक। कब हुआ इसका उद्घाटन? रामनवमी के दिन 6 अप्रैल को। यहीं से आपका आदम का पुल भी बना हुआ है, ठीक है। यहां तक हो गया। चलिए, यह पूछा जाता है पंबन द्वीप कहां स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? विश्व का सबसे बड़ा बांध बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत से। और कैलाश पर्वत से निकलती है और आपका पठारों से होते हुए, ठीक है, चीन से पठारों से होते हुए कहां आती है? यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश से कहां प्रवेश करती है? भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। चीन में ये सांगपो के नाम से बहती है और चीन में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहां? चीन में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जाना प्रस्तावित है, कहां? चीन में, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक। अब देखिए, चीन में बहुत बड़े बड़े बांध बने हैं। कई लोगों का, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि चीन में बहुत ज्यादा बड़े बांध बनने के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो गई है, ठीक है। वेट के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो गई है। आप नेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, आपको रिसर्च मिल जाएगा इस पर, ठीक है। तो चीन फिर बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध, ठीक। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा खेल केंद्र कहां स्थित है? पैरा मतलब ये होगा आपके दिव्यांगों के लिए खेल केंद्र बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा खेल केंद्र दिव्यांगों के लिए कहां पे? लद्दाख में, लेह लद्दाख में, ठीक है। आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वो इलाका विश्व का सबसे ऊंचा है। वहीं पे है क्या? पामीर का पठार, तिब्बत में, विश्व का छद बोलते हैं जिसको। तो पैरा खेल मतलब दिव्यांगों का खेल वाला खेल केंद्र कहां? विश्व का सबसे ऊंचा लद्दाख, लेह में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, मखाना अनुसंधान केंद्र कहां है जी? और कहां का? राष्ट्रीय का। अपने यहां भी मखाना का उत्पादन होता है ना। तो मखाना अनुसंधान केंद्र कहां है? बिहार में है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहां है दोस्तों? बिहार में है, ठीक है। बिहार के दरभंगा जिले में, बिहार के दरभंगा जिले में, है ना। ये मखाना बहुत पौष्टिक जो आपका फूड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुपर फूड बोलते हैं। पानी में उगता है, ठीक है। चलिए, मखाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 11वीं बार, है ना। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगने वाला जो इलाका है वो है मणिपुर है। 11वीं बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कब लगाया गया है? 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी 2025 को। क्यों लगाया गया? वहां सरकार की गिर गई, सरकार का, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी सरकार बन नहीं पाई और जनजाति विद्रोह भी चालू हो गया,
कूका जनजाति के लोगों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो 3 कारण है, सरकार की अस्थिरता और जनजाति विद्रोह और नया सरकार का ना बन पाना। इसीलिए वहां पे क्या लगा दिया गया, मणिपुर में 11वीं बार शानदार राष्ट्रपति शासन। और इसको कोई न्यूज चैनल वाला नहीं दिखाएगा ना, न्यूज चैनल वाले दूसरे ही चीजों में अभी बिजी हैं। ठीक है, एक तरफ हमारी ये 7 सिस्टर राज्य हमसे दूर होते जा रहे हैं, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, 11वीं बार राष्ट्रपति शासन, और वो भी जब सुशासन तिहार चल रहा है पूरे देश में तब। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति शासन के संबंध में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन है ना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 के अनुसार लगाया जाता है। कब? जब राज्यपाल क्या दे, राज्यपाल क्या दे, लिखित सूचना दे। ठीक है, राज्यपाल क्या दे, रिपोर्ट दे। राज्यपाल के रिपोर्ट पर, राज्यपाल के रिपोर्ट के अनुसार 365 के अनुसार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। एक और अनुच्छेद है, 365 में तो वो नहीं मिलेगा जी, रिपोर्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले 356, ये यहां गलत लिख दिया था। 356 में राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? जब राज्यपाल रिपोर्ट दे। कौन दे? जब राज्यपाल रिपोर्ट दे, किसको? केंद्र सरकार को, कि यहां राष्ट्रपति शासन लगा दो, तब राज्यपाल के रिपोर्ट पे लगेगा 356 में। 365 में केंद्र सरकार स्वयं लगा देगा बिना रिपोर्ट के, केंद्र सरकार स्वयं लगा देगा बिना रिपोर्ट के। ठीक है, क्यों, किस आधार पर लगा देगा? कि राज्य केंद्र की बात नहीं मानेंगे। अगर राज्य सरकार केंद्र की बात नहीं मानेगी तो अनुच्छेद 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और उसमें राज्यपाल के रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन लगाने के समय राज्यपाल कौन थे? ये राष्ट्रपति शासन लगाने के समय राज्यपाल थे अजय कुमार भल्ला, है ना, इनकी रिपोर्ट पर लगा है। अजय कुमार भल्ला जी ने जब केंद्र को कहा कि यहां स्थिरता हो गई है, राष्ट्रपति शासन लगा दो, तब इनकी रिपोर्ट पर 356 के अनुसार वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। देखिए, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो प्रारंभ में 2 माह के लिए लगता है ना। राष्ट्रपति शासन 356 प्रारंभ में कितने माह के लिए? 2 माह के लिए। 2 माह के बाद इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, संसद की अनुमति। ठीक है, संसद में पास करना होगा, पास करोगे तो 6 माह के लिए बढ़ेगा। ठीक है, और अधिकतम कितने? 1 साल तक बढ़ सकता है। 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाएगा जब चुनाव आयोग रिपोर्ट दे दे कि वहां चुनाव नहीं हो सकते और वहां पे अस्थिरता हो। ठीक है, तो सीधा 3 साल के लिए बढ़ जाएगा। 3 साल से अधिक बढ़ाना है तो फिर संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संविधान से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति शासन, कहां? राज्यों में। ठीक, 11वीं बार मणिपुर में लगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो ये जो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है, ये जो पूरे वर्ल्ड के बहुत फेमस ग्रंथ है, जिनको संरक्षित रखना है, जिनको बचाना है ना, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो हमारे यहाँ 2 हिस्टोरिकल पुस्तक, एक आपका श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, ये दोनों को शामिल किया गया है। किसको? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसको शामिल किया गया? भारत के 2 ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई है? घोषणा हुई है 17 अप्रैल। घोषणा कब हुई है? 17 अप्रैल 2025 को। और भारत के कुल कितनी प्रविष्टि है? भारत के कुल 14 ग्रंथ शामिल हो चुके हैं। भारत के कुल 14 ग्रंथ या किताब अभी तक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो चुके हैं, जिसमें अभी नए हैं श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। यही भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है ना, यहीं से रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 रस माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि शांत रस को रस में नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो भरत मुनि ने इसी नाट्य शास्त्र की, है ना, रचना कहां की है? रामगढ़ के सीता बेंगरा गुफा में, है ना, रामगढ़ के सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा में, है ना, यही भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए, रामगढ़ की पहाड़ियों में, यहां तक हो गया।
तो 2 ग्रंथ को शामिल किया गया, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का 18वां रेलवे जोन मुख्यालय किसको बनाया गया है? ठीक है, आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको कुल 19 जोन मिलेंगे। आप नेट में सर्च करेंगे तो उसमें आपको कुल 19 जोन मिलेंगे, जिसमें कोलकाता मेट्रो को कोलकाता मेट्रो और दिल्ली मेट्रो दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको 19 जोन मिलेंगे, लेकिन इनको हटा दें तो 18वां जोन कौन सा बना है? अभी वर्तमान में 18वें जोन की घोषणा हुई है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश रेलवे का 18वां जोन, मतलब रेलवे के हिसाब से उसका 18वां राज्य। जैसे भारत में राज्य 28, वैसे रेलवे के हिसाब से उसका 18वां राज्य, 18वां जोन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इस जोन का नाम क्या है? इस जोन का नाम है दक्षिण तटीय रेलवे। क्या नाम है? दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है, इस जोन का नाम है दक्षिण तटीय रेलवे और मुख्यालय होगा इसका विशाखापट्टनम। ठीक है, 18वां जोन। वैसे ही आपका आता है पूर्व तटीय रेलवे। क्या? पूर्व तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर। क्या? भुवनेश्वर, है ना। ये पूर्व तटीय रेलवे को बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? ईस्ट कोस्ट रेलवे। और दक्षिण तटीय रेलवे को बोलेंगे साउथ कोस्ट रेलवे। तो ये दक्षिण तटीय रेलवे जो है 18वां जोन बना है ना, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम इसका क्या होगा? जोन मुख्यालय। हमारा जो बिलासपुर जोन है ना, हमारा जो बिलासपुर जोन है वो आपका कौन से जोन में आता है? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है? बताइए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश है भारत। हम लोग मेट्रो रेल नेटवर्क में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, काफी अच्छी बात है। ठीक है, सबसे ज्यादा मेट्रो रेल नेटवर्क है चीन के पास। उसके बाद आपका दूसरा मेट्रो रेल नेटवर्क है यूएसए के पास, है ना। तीसरा है भारत के पास और चौथा है जापान के पास। ठीक है, जापान में तो बुलेट ट्रेन चल रही है, हम अभी मेट्रो में ही अटके हुए हैं, है ना। तो दुनिया के सबसे ज्यादा मेट्रो ट्रेन चीन में, लंबाई, ट्रैक की लंबाई चीन में, उसके बाद यूएसए में, तीसरे नंबर पर है भारत। हमारे यहाँ भी मेट्रो सेवा कहाँ से चालू होगी? हमारे यहाँ मेट्रो सेवा आपका भिलाई से रायपुर के बीच चालू होगी सबसे पहले। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां बनाया गया है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन बनाया गया है आपका लेह लद्दाख में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, एआई विश्वविद्यालय। बहुत खतरनाक चीज भैया एआई। ठीक है, इसमें कंप्यूटर, ये बोल सकते हो एआई के माध्यम से कंप्यूटर में जान डाल दिए हैं। ठीक है, एआई के माध्यम से कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर कुछ भी बना सकता है, तुम्हारा शकल का आदमी बना देगा वीडियो में। ठीक है, तो एआई विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र भाई, ये पूछा जा सकता है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, 5वीं पीढ़ी का ये कंप्यूटर का खासियत है एआई विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं क्वेश्चन, देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना, है ना, तटीय जलचर, है ना, मतलब जो पक्षी तट में आते हैं, जलचर पक्षी। ठीक है, उनकी गणना कहां हुई है? तो उनकी गणना हुई है गुजरात के जामनगर में, जामनगर गुजरात में, है ना। ये पूछा जा सकता है, देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना गुजरात के जामनगर में। अपना जो गुजरात और राजस्थान वाला इलाका है वहां बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं, बहुत प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, जो हजारों किलोमीटर उड़ के यहां तक आते हैं, जैसे साइबेरियन सारस हो गया और भी हो गया। तो बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं भैया, इसलिए ये जगह बहुत फेमस है। ठीक है, जामनगर। चलिए, महाकुंभ 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? अब देख लो, इतना बड़ा आयोजन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको लाया गया है। तो भैया महाकुंभ का आयोजन हुआ है, ठीक है, 13 जनवरी से 26 फरवरी,
13 जनवरी से 26 फरवरी, ये सब फरवरी है ना दोस्तों, ये सब फरवरी है, ठीक है, टाइपिंग गलती हो गया है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, है ना, महाकुंभ का आयोजन हुआ। कितने दिन चला? 45 दिन चला, ठीक है। कुल बजट कितना था? लगभग 7,500 करोड़ रुपए। और महाकुंभ मेले के नाम से एक नया जिला बसाया गया, ठीक है। लगभग 47 घाट में और 10 से ज्यादा पीपे पुल बनाए गए। और वहां पे जो मॉनिटरिंग होती थी, हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग हो रही है, नाव से मॉनिटरिंग हो रही है। बहुत अच्छा प्रशासन का ये आयोजन था। कुछ विसंगतियां हुई, लेकिन उसके बाद भी बहुत जबरदस्त आयोजन था। अब इसको पूछ देगा आपको हिंदी महीने के हिसाब से, तो पौष पूर्णिमा से, पौष पूर्णिमा से कब से कब तक? पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चला है। महाशिवरात्रि को आखिरी होता है, ठीक है। हम स्नान किए महाशिवरात्रि के दिन, आखिरी दिन, ठीक है। तो पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चला क्या? ये महाकुंभ, ठीक। 45 दिनों का महाकुंभ, विश्व का सबसे ज्यादा पब्लिक वाला गैदरिंग, क्या? महाकुंभ। लगभग 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, ठीक। अब इसमें भी भारत में 4 जगह कुंभ लगता है। कहां कहां लगता है? हरिद्वार में। हरिद्वार में कौन सी नदी? गंगा नदी पे लगेगा। उसके बाद नासिक में लगेगा। अब इसके बाद प्रयाग के बाद नासिक में है 2027-28 में। नासिक में कौन सी नदी पे लगेगा? नासिक में गोदावरी नदी पर लगेगा, ठीक है। उसके बाद लगेगा कहां? उज्जैन में। उज्जैन में कौन सी नदी पर लगेगा? उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर लगेगा, ठीक है। चौथा कौन सा है? प्रयागराज आपका, जहां अभी हुआ प्रयागराज। कहां? गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। महाकुंभ 144 साल बाद होता है। जब 12 बार महाकुंभ लग जाए, एक ही जगह में 12 बार कुंभ लगने के बाद अगला कुंभ क्या होगा? महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद अब आया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया, महाकुंभ से भी पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक। अर्ध कुंभ मेला कहां आयोजित किया जाता है? अर्ध कुंभ मेला, तो अर्ध कुंभ मेला केवल 2 जगह आयोजित होता है। कहां? हरिद्वार और नासिक में, हर 6 साल में, ठीक है। कुंभ 5 साल, अर्ध कुंभ 6 साल में, कुंभ 12 साल में, महाकुंभ 144 साल में, ठीक है। तो अर्ध कुंभ 4 जगह में से 2 ही जगह लगेगा, हरिद्वार और प्रयागराज। याद करने का ट्रिक, जहां गंगा नदी है वहां अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ लगता है। तो 2 जगह अर्ध कुंभ लगता है हमारे यहाँ, ठीक है। हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती। दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाव संरक्षण पुनर्वास केंद्र वन तारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहानी सुनोगे तो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी। वन तारा कहां स्थित है ना? दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव केंद्र है। किसी हादसे में, किसी शिकार से बचाए गए कोई भी जानवर हो, उसको यहां रखा जाता है, वन तारा। तो वन तारा है आपका कहां पे? जामनगर, गुजरात में। कहां? जामनगर, गुजरात में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है? अनंत अंबानी, अनंत अंबानी के द्वारा, ठीक है, अनंत अंबानी के द्वारा। 3000 एकड़ में फैला है, 3000 एकड़ में फैला है। जो अनंत अंबानी का वीडियो आता है ना, जिसमें हाथी खिचड़ी खा रहा है और कुछ खा रहा है, वो वन तारा केंद्र का ही है। खूब लोग उसको अभी दिखा रहे थे, है ना, कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव संरक्षण पुनर्वास केंद्र वन तारा है, गुजरात के जामनगर में, 3000 एकड़ में फैला है। अनंत अंबानी ने बनाया है इसको, ठीक है। और इसमें लगभग 2000 अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतुओं को बचाकर रखा गया है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना कहां है? देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना कहां है? आपका आंध्र प्रदेश। कहां? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहां? पट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में।
देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना। ये हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, हरित ऊर्जा के प्रसार प्रचार के लिए संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे। ठीक, 2025 में भारत के कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर स्थल सूची में शामिल हुए? फिर आ गया आर्द्र भूमि, है ना। तो पहले मैं ये बता दूं कि रामसर समझौता, रामसर संधि, संधि 1971 में कहा हुई? ईरान के रामसर में, ईरान के रामसर में हुई। ठीक है, ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मतलब दलदली भूमि, जैसे नदी किनारे, समुद्र किनारे की दलदली भूमि, जहां पे पानी में पेड़ उगता है, पानी में जंगल उगता है। ठीक है, आर्द्र भूमि वन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए, हमारे जैव विविधता के लिए, हमारी पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत से जीव जंतु प्राकृतिक रूप से रहते हैं। तो अभी 2025 में भारत के 4 स्थल को किसमें शामिल किया गया? आर्द्र भूमि स्थल में। किसमें? आर्द्र भूमि स्थल में, जिसमें पहला था सक्करकोटी, है ना, सक्करकोटी अभ्यारण्य, सक्करकोटी अभ्यारण्य। ये कहां है सक्करकोटी अभ्यारण्य? आपका पक्षी अभ्यारण्य है ये। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, कहां? तमिलनाडु में। ठीक, दूसरा स्थल कौन सा था? ये पहला स्थल, ये हो गया दूसरा स्थल। दूसरा स्थल है थेर्थगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, दूसरा है आपका थेर्थगल पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। ये अभी शामिल हुआ है ना। यहाँ रामसर दलदली क्षेत्र होगा, थेर्थगल पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है? ये आपका है तमिलनाडु में। ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 2 क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा क्षेत्र है आपका खेचोपलरी, 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 खेचोपलरी आपका आर्द्र भूमि, है ना। खेचोपलरी आर्द्र भूमि, ये कहां है? सिक्किम में है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का पहला आर्द्र भूमि स्थल है, सिक्किम का पहला स्थल है ये, जो आर्द्र भूमि में शामिल हुआ है। और चौथा स्थल है, चौथा कौन सा है? चौथा देख लीजिए, चौथा है आपका उधवा झील। कौन सा? उधवा झील, उधवा झील। ये है झारखंड में। कहा? झारखंड में। ये चौथा आर्द्र भूमि स्थल है। तो ये 4 आर्द्र भूमि स्थल को किसमें? आपके आर्द्र भूमि साइट पे शामिल किया गया है। ठीक है, कब हुआ था रामसर संधि? 1971 में, ईरान के रामसंद्र में, रामसर में। और इसमें क्या करना है? इसमें आपका वीटलैंड आर्द्र भूमि को संरक्षित करना है। ये डेटा हो गया। चलिए इसमें मैं आपको और बता देता हूं। ठीक, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि स्थल सबसे बड़ा कौन सा है भैया? सुंदरबन। क्या? सुंदरबन सबसे बड़ा है, सुंदरबन सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है अपने यहां। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक रामसर स्थल, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल, ठीक है, सर्वाधिक रामसर स्थल कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल है तमिलनाडु में। कितने रामसर स्थल हैं? 20। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 10 है। यहां तक हो गया। ठीक है, चलिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तो मैं अभी बताना भूल गया था, भारत में कुल
रामसर स्थल कितने? 89। कब तक? 2025। कब तक? 89 स्थल 2025 फरवरी तक। 2025 फरवरी 2025 तक। इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, व्यापम में बहुत पूछता है। भारत में कुल रामसर स्थल फरवरी 2025 तक है 89। सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में 20, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में 10। सबसे बड़ा रामसर स्थल आपका है क्या? सुंदरबन का राम आर्द्रभूमि। सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका आर्द्रभूमि, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद सबसे पहला रामसर स्थल क्या था भारत में? सबसे पहला जो घोषित हुआ रामसर स्थल सबसे पहला था मोस्ट क्या? चिल्का झील। क्या? चिल्का झील। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? राजस्थान में। ये रामसर सूची में कब शामिल किए गए? ये रामसर सूची में शामिल किए गए है ना 1981 में। कब? 1981 में। देखो कितने सारे डेटा यहां से निकल के आ गए। वर्तमान में 4 को जोड़ा गया, टोटल 89 हो गए हैं फरवरी 2025 तक। सबसे पहला था चिल्का झील और केवला देवी। सबसे बड़ा है सुंदरबन आर्द्रभूमि, सबसे छोटा है रेणुका आर्द्रभूमि, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए। सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन सी 4। भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा जहां पे कचरा नहीं होता, कौन सा है बताइए? कहां पे है? यह है इंदौर के मध्य प्रदेश में। इंदौर का मध्य प्रदेश है ना, काफी स्वच्छ राज्य, काफी स्वच्छ जिला है। ठीक है, इंदौर का मध्य प्रदेश काफी स्वच्छ जिला है। ठीक, और यहाँ का जो हवाई अड्डे का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर के मध्य प्रदेश में पहला शून्य आधारित हवाई अड्डा, शून्य कचरा आधारित, पहला शून्य कचरा आधारित हवाई अड्डा। मतलब यहां जो भी कचरा है उसका प्रबंधन बहुत अच्छे से हो रहा है, कचरा वहां पे बिल्कुल नहीं फैलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा एडीआई, एडीओ, आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती के भी क्लास चलाए जा रहे हैं। अगर आपको क्लास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा एडीआई, एडीओ के लिए टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो संस्था के मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत का पहला शून्य आधारित हो गया इंदौर मध्य प्रदेश, देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक, देश की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति है ना, देश की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति कहां शुरू की गई? तो ये शुरू की गई कहां? जीसीसी। ठीक है, जीसीसी कहां शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। कहां शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। अब क्या होता है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो मेट्रो स्टेशन वाले जो शहर है उस पर ज्यादा ध्यान देती है, पहले लेयर के शहर पे ज्यादा ध्यान देती है, दूसरे लेयर के शहर पे बहुत कम कंपनियां जाती है। तो मध्य प्रदेश ने जीसी नीति है ना, समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति बनाई, और जो छोटे शहर है वहां भी बड़ी बड़ी कंपनियों को व्यापार लगाने के लिए आमंत्रित करना, आकर्षित करना, इस नीति का उद्देश्य है कि हम लेवल 2 के शहरों में भी मेट्रोस जैसी बड़ी कंपनियों को उद्योग व्यापार के लिए आकर्षित करें। उसके लिए जीसीसी नीति कौन देश में पहला किसने बनाया है? मध्य प्रदेश ने। चलिए चलो ये बहुत बढ़िया। 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है ना, विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बन गई है? जेएसडब्ल्यू, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील कंपनी। जेएसडब्ल्यू, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील कंपनी, सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल की कंपनी है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट भी इसका है रायगढ़ में। जिंदल स्टील आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। ठीक है, यही नवीन जिंदल है जो आपको तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाए हैं। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील भारत की, विश्व की सबसे बड़ी
स्टील कंपनी किस आधार पर? पूंजीकरण, पूंजी के आधार पर, पूंजीकरण सबसे पूंजी के आधार पर, पैसे के आधार पर जो पूंजी लगी है उसके हिसाब से सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। अभी जेएसडब्ल्यू पेंट भी आता है, ठीक है। चलिए यही होता है, ये क्या हो रहा है अपने देश में, अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही है। धीरे धीरे हम किधर बढ़ रहे हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया है ना। विंझीजम बंदरगाह कहां स्थित है? क्या विंझीजम बंदरगाह कहां स्थित है बताइए। तो ये जो बंदरगाह है ये केरल में स्थित है दोस्तों। कहां पे? केरल, केरल के कहां पे? तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्यों फेमस है? ये भारत का 14वां बड़ा बंदरगाह बन के उभरा है। कितना? भारत का 14वां बड़ा बंदरगाह। और ये डीप वाटर, कौन सा? गहरे पानी का, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट, है ना, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट, गहरे पानी के बंदरगाहों में से ट्रांसशिपमेंट वाला बंदरगाह है। भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। और इसको चला कौन रहा है? इसको चला रहा है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस चला रहा है भैया, मतलब अडानी परिवार के हाथ में है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य, ठीक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य बताइए। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है आपका भारत में उत्तराखंड। कब से लागू हुआ है? 24 जनवरी, 24 जनवरी 2025। 24-25 याद कर सकते हो। 24 में एक जोड़ दो, 25, पहला महीना जनवरी, 24 जनवरी 2025 को, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। इसके अनुसार क्या होगा? इसके अनुसार उत्तराखंड के सभी जो नागरिक है वो एक ही कानून के अंतर्गत शासित होंगे, है ना। कोई अलग से हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम ये सब नहीं चलेगा, सब एक ही कानून से शासित होंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जितना मुझे पता है, ठीक। चलिए लागू करने वाला कौन? उत्तराखंड। भारत में भी लागू करने की इसको कोशिश की जा रही है, ठीक। भारत की कितने संपदाओं को यूनेस्को द्वारा अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? वर्तमान में अस्थायी सूची, भारत की जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है जिसमें भारत के बहुत से स्थल शामिल हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में, तो उस विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने के लिए पहले उन स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है, फिर उनका पूरा निरीक्षण करके उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। तो ये जो अस्थायी सूची है ये पहला स्टेज है शामिल करने का। तो इसमें भारत के 6, वर्तमान में 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसको क्यों बताया गया? क्योंकि इसमें आपका वर्तमान में ये 6 जगह में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। अगर सब चीज सही रहा तो छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची में शामिल हो जाएगी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बस्तर में है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो वर्तमान में 6 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है जिसमें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसके बाद विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल शामिल है वर्तमान में? विश्व धरोहर सूची में भारत के वर्तमान में कितने स्थल शामिल है? भारत के वर्तमान में 43 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर में कहां पर आतंकी हमला हुआ? जो अभी बहुत चल रहा है ट्रेंड में, कहां? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। लगभग 26-27 लोग मारे गए। कहां? पहलगाम में, ठीक है, आतंकी हमला हुआ, ठीक। जो जिस जगह पर हुआ है वो जगह का नाम क्या है?
वो जगह का नाम है बैसारन वैली। बैसारन वैली में हुआ है, घाटी में, ठीक है, बैसारन वैली में हुआ है। ठीक, आतंकी संगठन कौन था? आतंकी संगठन था टीआरएफ। टीआरएफ आतंकी संगठन था, ठीक है, द रेसिस्टेंट फ्रंट, है ना, टीआरएफ आतंकी संगठन था। 22 अप्रैल को हुआ है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ठीक है। सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षरित की गई? विश्व बैंक के सहयोग से इसको कराची पाकिस्तान में हस्ताक्षरित की गई थी। सिंधु नदी जल समझौता। इस जल समझौता में कितनी नदियां हैं? 6 नदियां हैं, ठीक है। इस जल समझौता में कितनी नदी है? 6 नदी। कौन सी? रावी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी, उसके बाद सतलज नदी और सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब नदी, है ना। चलिए, तो सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षरित की गई? कहां की गई? कराची में की गई। कब की गई? ये की गई है आपका 19 सितंबर 1960 को। सिंधु नदी जल समझौता हुआ किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। इस नदी समझौते में कितनी नदियों के जल शामिल है? 6 नदियों के, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब, सिंधु और सतलज। और इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, पानी का उपयोग, पानी का उपयोग, ठीक है, भारत केवल 20% कर सकता है और पाकिस्तान कितना? 80%। बताओ, हम लोग पानी पिला रहे हो ऐसे लोगों को, ठीक है। पानी का उपयोग केवल 20% भारत करेगा, 80% पाकिस्तान। इसीलिए जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो सिंधु नदी को बंद कर दिया गया, पाकिस्तान में पानी नहीं जाने दिया गया, फिर बाद में शायद खोल दिया गया, ठीक है। तो ये कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को, सिंधु जल समझौता। भारत का पहला सबसे बड़ा ड्रोन शहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पहला बड़ा ड्रोन शहर किसको बनाया जा रहा है? ओरावकल, ओरवाकल, ओरवाकल, सॉरी, ओवारकल, ओवारकल, र को इस पर पढ़ेंगे, ओवारकल, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शहर ओवारकल क्यों बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा ड्रोन निर्माता, ड्रोन निर्माण का सबसे बड़ा शहर बनाने के लिए, सबसे बड़ा स्थान बनाने के लिए, है ना। और आंध्र प्रदेश को ड्रोन राजधानी बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे आंध्र प्रदेश को ड्रोन राजधानी, सबसे बड़ा ड्रोन निर्माण का क्षेत्र यहीं स्थापित किया जाएगा। कहां? आंध्र प्रदेश के ओवारकल जिले में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के ओवारकल स्थान पे, ठीक है। 300 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है। यहां पे ड्रोन निर्माण का जो क्षेत्र है कितना? 300 एकड़ में सबसे बड़ा ड्रोन निर्माण का क्षेत्र बनाया जा रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शहर कहां? ओवारकल, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश को ड्रोन की राजधानी बनाने के प्रयास में, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कहां बनाई जा रही है? किन दो देशों के बीच? दुनिया की सबसे लंबी सुरंग किन दो देशों के बीच बनाई जा रही है? डेनमार्क और जर्मनी के बीच, ठीक है, डेनमार्क और जर्मनी के बीच। और इस सुरंग का नाम है, इस सुरंग का नाम है फेहमन बेल्ट, फेहमन बेल्ट, बेल्ट है शायद, है ना, फेहमर्न बेल्ट, डेनमार्क और जर्मनी के बीच विश्व की सबसे लंबी सुरंग, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल, आप बताइए। मैं आपको बताया भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका, हिमाचल। सबसे पहला कौन सा है? पहला है चिल्का झील और केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान। कब बनाया गया है? 1981 में।
इसको कब जोड़ा गया? 1981 में जोड़ा गया आर्द्र भूमि में। ठीक है, आर्द्र भूमि समझौता कब हुआ था? 1971 में। रामसर कहां? ईरान में। ठीक है, वर्तमान में 89 आर्द्र भूमि स्थल है। देश का पहला विश्व शांति केंद्र कहां स्थित हुआ? देश का पहला विश्व शांति केंद्र हुआ हरियाणा में स्थित। इसका काम क्या है मैं बताता हूं। देश का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा गुरुग्राम में, हरियाणा गुरुग्राम में। कौन उद्घाटन किए? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया है। ठीक है, जैनी गुरुओं के नेतृत्व में अहिंसा, शांति और सद्भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए और शांति की शिक्षा देने के लिए। ठीक है, तो देखो हरियाणवी लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। वहीं सबसे बड़ा विश्व का हरियाणवी लोग सबसे गुस्से वाले होते हैं। देश का पहला विश्व शांति केंद्र, देश का पहला विश्व शांति केंद्र कहां? हरियाणा गुरुग्राम में। शांति की शिक्षा देने के लिए, भारत को शांति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, अहिंसा की शिक्षा देने के लिए। ठीक है, इस केंद्र की स्थापना की गई है। जगह का नाम गुरुग्राम, हरियाणा। चलिए, जनवरी 2025 में कौन सी प्रमुख ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट ईबू इंडोनेशिया, माउंट ईबू इंडोनेशिया की ज्वालामुखी में जनवरी 2025 में विस्फोट हुआ है। ठीक है, चलिए, भारतीय सेना द्वारा कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए। भारतीय सेना द्वारा कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम का क्या नाम क्या है? तो ये जो कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम था, ये सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय है। पूर्वी कमान का मुख्यालय है। ठीक है, कौन सा? ये फोर्ट विलियम है ना, सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय है। और इसका नाम बदल के विजय दुर्ग रखा गया, विजय दुर्ग रखा गया। ठीक है, जो आपका सिंधु किला, छत्रपति जी का जो सिंधु दुर्ग या कोई दुर्ग था, उसी के नाम पे इसका नाम विजय दुर्ग रखा गया। और नाम इसलिए बदल रहे हैं ताकि जो आपके पुराने अंग्रेजों के दिए हुए नाम है उसको हटाया जाए। ठीक है, नाम परिवर्तन तो कर ही रहे हैं मोदी जी बहुत जगह का, है ना। तो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का भी नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया। और ये सेना के, है ना, पूर्वी कमान का मुख्यालय है। ऑपरेशन सिंदूर कौन सी सेना द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेना द्वारा, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया, तीनों सेना द्वारा चलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला कब हुआ? तो ये आतंकी हमला हुआ है आपका 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ है पहलगाम के बेसारन वैली में। ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या चलाया गया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के 35 क्वेश्चन। ठीक है, ये स्थल से संबंधित क्वेश्चन थे, जो पॉपुलर स्थल थे जो आ सकते हैं उसके संबंध में। और इसी कड़ी में हम अभी करंट अफेयर्स लेके आएंगे दोस्तों। तो बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।